हेलो दोस्तों, दिस इज रेशु और मैं आपका लर्न विद रेशु चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें मेरा मेन टॉपिक होगा स्टैटिक नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स। स्टैटिक कीवर्ड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंटरव्यूज में पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन होता है और जावा में इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आज मैं आपको स्टैटिक नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में बताऊंगी। एक्चुअली एक्सेस मॉडिफायर्स दो टाइप के होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स और नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, सिंक्रोनाइज्ड, ट्रांजिएंट, वॉलेटाइल और स्ट्रिक्ट एफपी। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू स्टैटिक नॉन एक्सेस मॉडिफायर के बारे में समझना। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड होता क्या है। स्टैटिक कीवर्ड एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो पहला तो स्टैटिक कीवर्ड को हम लोकल वेरिएबल के साथ यूज नहीं कर सकते। हम स्टैटिक वेरिएबल को क्लास लेवल वेरिएबल के साथ यूज कर सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि क्लास लेवल वेरिएबल क्या होता है और हम कैसे स्टैटिक वेरिएबल को क्लास लेवल वेरिएबल के साथ यूज कर सकते हैं। तो मैं आज आपको फिर से एक नया पैकेज बनाऊंगी। मैं हर बार एक नया पैकेज इसलिए बनाती हूँ, ये एक कीवर्ड है इसलिए हम इसका यूज नेम में नहीं कर सकते। तो हम स्टैटिक्स लिख देते हैं। ओके, अब मैं इसके अंदर एक क्लास बनाऊंगी जिसका नाम मैं रखती हूं डेमो। तो ये हमारी डेमो नाम की क्लास बन गई। अब मैं आपको बताती हूं कि ये क्लास वेरिएबल क्या होता है और कैसे हम स्टैटिक कीवर्ड को क्लास लेवल वेरिएबल के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो क्लास लेवल वेरिएबल वो होता है जो हम यहाँ क्लास के स्टार्टिंग में डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया इंट ए। तो अब ये इंट ए अभी इंस्टेंस वेरिएबल है, लेकिन हम इसे स्टैटिक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके सामने लिख देंगे स्टैटिक। तो अब ये क्या हो जाएगा, स्टैटिक वेरिएबल। अब स्टैटिक वेरिएबल हमने बना तो लिया, अब हम इसे यूज कैसे करेंगे तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ स्टैटिक वेरिएबल बना दिया, अब मैं जैसे आपको एक ध्यान रखने वाली बात बताती हूँ। जैसे मैंने एक मेथड बनाई void m1 और इसको मैंने इस मेथड में मैंने एक वेरिएबल बनाया जो फॉर एग्जांपल int b। तो ये int b जो है ये लोकल वेरिएबल है। अब लोकल वेरिएबल के साथ अगर मैंने स्टैटिक लिखा तो ये हमें एरर देगा। क्या एरर देगा कि इलीगल मॉडिफायर फॉर पैरामीटर ओनली फाइनल इज परमिटेड। तो इसका मतलब है कि लोकल वेरिएबल के साथ स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं किया जाता। तो अब मैं अगर स्टैटिक को और अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि अगर मैंने एक और क्लास बनाई इस पैकेज में जिसका नाम मैं रखूंगी टेस्ट, और अगर मैं इस क्लास में कोई मेथड स्टैटिक मेथड डिफाइन करती हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, इस मेथड के बारे में मैंने अपने पुराने वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। आप जाकर मेरे पुराने वीडियोस
देख सकते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर मैं इस मेथड में, तो अगर मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिखूं, और यहां पर मैं पास करूं डेमो डॉट ए, तो देखिए इस यहाँ पर मुझे एरर नहीं दी। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि डेमो क्लास में मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन किया था जिसका एक्सेस मॉडिफायर है स्टैटिक, तो इसीलिए मैं क्योंकि ये दोनों क्लासेस सेम पैकेज में हैं, तो मैं इस टेस्ट क्लास में इसको डायरेक्टली यूज कर सकती हूँ। मुझे डेमो क्लास का इंस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं है। तो यही स्टैटिक का एक फायदा है कि स्टैटिक जो है मेमोरी को सेव करती है, इसका मतलब है मेमोरी मैनेजमेंट में हेल्प करती है। तो अगर मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाती डेमो क्लास का, तो फिर वो मेमोरी एलोकेट करता, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर डेमो क्लास में एक स्टैटिक वेरिएबल ए ऑलरेडी लिखा है, और अगर मैं इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 20 इनिशियलाइज करती हूँ, तो इस प्रोग्राम टेस्ट डॉट जावा क्लास को अगर मैं रन करती हूँ, तो मैं टेस्ट क्लास से डेमो क्लास को डायरेक्टली एक्सेस कर सकती हूँ क्लास रेफरेंस के थ्रू। मतलब यहाँ डेमो क्लास रेफरेंस के थ्रू मैं इसके वेरिएबल को फेच कर सकती हूँ, कॉल कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने डेमो क्लास में स्टैटिक वेरिएबल नहीं बनाया होता तो और इसे सेव किया होता, तो यहाँ टेस्ट क्लास में ये एरर देगा। कैसे कहेगा? कैन नॉट मेक ए स्टैटिक रेफरेंस टू अ नॉन स्टैटिक फील्ड डेमो डॉट ए। तो इसका मतलब है कि डेमो डॉट ए जो है ये नॉन स्टैटिक फील्ड है, तो इसलिए इसका इस तरीके से रेफरेंस ये यहाँ नहीं बना पाएगा। तो इसका एक एडवांटेज है कि अगर हम किसी वेरिएबल को एक क्लास में स्टैटिक कर देते हैं, तो हम उसे किसी दूसरी क्लास में डायरेक्ट क्लास के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं इसको रन करके बताती हूं, तो ये मुझे, अगर मैं टेस्ट क्लास को अब रन करूंगी, तो ये मुझे आउटपुट में 20 देगा, दिया 20। अब मैं इसके आगे एक कॉन्सेप्ट और बताती हूँ। तो अब क्वेश्चन निकल के आता है कि स्टैटिक वेरिएबल हम बनाते क्यों हैं? स्टैटिक वेरिएबल हम बनाते हैं मेमोरी मैनेजमेंट करने के लिए। स्टैटिक वेरिएबल को बनाने से हमारी मेमोरी और इफिशिएंट हो जाती है, हम मेमोरी का एक अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आइए चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि हम स्टैटिक वेरिएबल से मेमोरी कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारे पास एक डेमो क्लास है जिसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया है इंट। अभी मैं इन सब चीजों को इस वेरिएबल को डिलीट कर दूंगी, और यहां पर मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाऊंगी नेम, और इसका एक और स्ट्रिंग वेरिएबल बनाऊंगी कंपनी, और एक इंट वेरिएबल बनाऊंगी आईडी। तो यहां मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको शो करना चाहती हूं कि कैसे स्टैटिक वेरिएबल का हम यूज करते हैं रियल टाइम एप्लीकेशंस में। तो यहां पर एक ये डेमो क्लास को मैं नाम चेंज करके बना दूंगी एक एम्प्लॉय क्लास।
ठीक है। तो एक एम्प्लॉय क्लास है जिसमें एम्प्लॉय का नेम, कंपनी नेम और आईडी है। यहां पर मैं एक मेथड बनाऊंगी जिसको बोलेंगे डिस्प्ले, और ये मेथड जो होगी वो प्रिंट करेगी नेम, this dot name plus this dot company plus this dot id, और मैं इनके बीच में स्पेसेस दूंगी। तो ये मेरा एक एम्प्लॉय नाम की एक क्लास हो गई जिसमें एम्प्लॉय का नेम, कंपनी और आईडी है, और एक डिस्प्ले जो डिस्प्ले करता है नेम, कंपनी और आईडी। अब मेरे test.java जो क्लास है इसमें मैं एम्प्लॉय नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी। तो यहां मैं एम्प्लॉय नाम की कंपनी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी। em इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, और आप यहां देख रहे हैं कि मैंने ये 2 ब्रैकेट्स लगाए हैं। इसका मतलब है कि जब भी हम किसी भी क्लास का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब क्योंकि एम्प्लॉय का मैंने कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली अपना एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर डिफाइन कर देगा। लेकिन हम एक एम्प्लॉय नाम की क्लास का कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर्स के बारे में मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड कंस्ट्रक्टर्स में डिफाइन एक्सप्लेन किया है कि वो क्या होते हैं। तो मैं यहां पर एम्प्लॉय नाम की क्लास का कंस्ट्रक्टर डिफाइन करूंगी, और इसको मैं पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर दूंगी, और यहां पर मैं स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग कंपनी और इंट आईडी। सो ये कंस्ट्रक्टर एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर कई प्रकार के होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो ये जो कंस्ट्रक्टर मैं यहां डिफाइन कर रही हूं ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। दिस कीवर्ड क्या होता है इसके बारे में मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में बताने वाली हूं, तो कीप वॉचिंग माय वीडियोस। कंपनी एंड दिस डॉट आईडी इक्वल्स टू आईडी। तो इस तरीके से मैंने यहां पर इस एम्प्लॉय नाम की कंपनी का क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया है जो कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, और इसमें मैंने ये वैल्यूज पास की हैं, आर्ग्यूमेंट्स, जो कि क्योंकि मैंने यहाँ दिस कीवर्ड लगाया है तो ये जो क्लास वेरिएबल है इन वेरिएबल्स में इनकी वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब मैं टेस्ट क्लास में एम्प्लॉय, अब देखिए यहां पर अब मैं यहाँ टेस्ट क्लास में एम्प्लॉय वेरिएबल का जो मैंने ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया इसमें वैल्यूज पास करूंगी। अब देखिए क्योंकि मैंने यहाँ पर इस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया है तो अब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया है। इसीलिए जब मैं यहाँ पर ऐसा ये ऑब्जेक्ट बना रही हूं तो यहाँ एरर शो कर रहा है। अब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एम्प्टी कंस्ट्रक्टर को नहीं ले रहा है, ये अब पैरामीटर की मांग कर रहा है। तो यहाँ पर मैं
एम्प्लॉय नाम के वेरिएबल में कुछ वैल्यूज पास करूंगी, जैसे कि नेम फॉर एग्जाम्पल रेशियो, कंपनी नेम फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रिंग वेरिएबल था तो मैं स्ट्रिंग पास करूं, कंपनी नेम लर्न विथ रेशियो, ये भी स्ट्रिंग है, और आईडी फॉर एग्जाम्पल 001। तो ये हो गया एम्प्लॉय नाम का एक ऑब्जेक्ट। ऐसे ही मैं एम्प्लॉय नाम के कई सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे ही मैं कंपनी नाम के कई सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूंगी तो इन सभी ऑब्जेक्ट्स में फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3 ID 4, ये आईडीज डिफरेंट हैं, नेम भी डिफरेंट हो सकते हैं। मैं यहाँ 1 2 3 4 लगा रही हूँ, लिख रही हूँ, बट जो कंपनी नेम है वो सेम है। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इस एम्प्लॉय नाम की कंपनी में 1000 एम्प्लॉय हैं और सबके सभी एम्प्लॉयज के नेम और आईडी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कंपनी नेम सेम है, तो ये कितनी मेमोरी लेगा इन सभी एम्प्लॉयज की कंपनी नेम को अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाकर सेव करने के लिए? बहुत मेमोरी वेस्ट हो जाएगी। तो यहां पर अगर मैं इस कंपनी नेम को एम्प्लॉय क्लास में स्टैटिक कर देती हूं और इसे यहां पर इनिशियलाइज कर देती हूं, और यहां से मैं कंपनी नेम हटा देती हूं, तो क्या होगा? यहां से भी मुझे कंपनी नेम हटाना होगा, क्योंकि अब ये कंस्ट्रक्टर सिर्फ 2 पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है। तो अब ये फॉर एग्जाम्पल ये 4 एम्प्लॉयज हैं, इनके नेम और आईडी ही मुझे इनके ऑब्जेक्ट में देने हो रहे हैं। तो जब इनका ऑब्जेक्ट बनेगा तो इनकी मेमोरी में सिर्फ इनका नेम और आईडी की ही लिए जगह जाएगी, और ये जो है, ये जो कंपनी नेम है वो ये यहां से लेंगे। मतलब जब यहां डिस्प्ले होगा तो ये कंपनी नेम जो है डायरेक्टली इस क्लास से ले सकते हैं। तो अब मैं अगर यहां एम्प्लॉय वेरिएबल ऑब्जेक्ट का डिस्प्ले मेथड को कॉल करती हूं, तो ये जो है इसमें मेमोरी एलोकेशन के का अगर हम देखें तो जो एम्प्लॉय 1 है वो जो है इस मेथड में, डिस्प्ले मेथड में नेम और आईडी तो है ऑब्जेक्ट बनाने के थ्रू, उसका जो जब इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पर तो मेमोरी जाएगी, लेकिन जो कंपनी है उसका जो मेमोरी एलोकेशन है वो बस एक बार होगा। इस एक बार हो गया, यहाँ एक बार होगा, और यही जो है इसी का रिफरेंस हर ऑब्जेक्ट में शेयर होगा। जैसे कि अगर मैं em1 डॉट डिस्प्ले em2 डॉट डिस्प्ले em2 डॉट डिस्प्ले em3 डॉट डिस्प्ले, तो मैंने यहाँ पर जब भी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के डिस्प्ले मेथड को जब भी कॉल किया और जब मैं इसे रन करूंगी तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। इसमें आप देख रहे हैं कि
लर्न विथ रेशियो जो कि कंपनी नेम है वो हर एम्प्लॉय के डेटा में रिप्रेजेंट हो रहा है, जबकि हमने यहाँ एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट बनाते समय कंपनी नेम को डिफाइन नहीं किया है। तो ये जो है ये यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय क्लास में जो हमने स्टैटिक वेरिएबल कंपनी डिफाइन किया है वहां से रेफरेंस मिल रही है इस वैल्यू को। तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं या फिर ऐसी सिचुएशन जहां पर कई सारे ऑब्जेक्ट हैं और जो एक ही वैल्यू को रिफरेंस दे रहे हैं, या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट्स में जहां पर एक वैल्यू कई बार रिपीट हो रही है, तो उस सिचुएशन में हम उस वैल्यू को स्टैटिक डिफाइन करके मेमोरी को सेव कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझा कि कैसे हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं, कैसे हम स्टैटिक नॉन एक्सेस मॉडिफायर का यूज करके मेमोरी को सेव कर सकते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में ऐसे ही जावा से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, और प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखिए और उनमें अगर कोई आपको डाउट हो या कोई फीडबैक हो या आपको कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सबसे पहले मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले जब मैं अपलोड करूँगी। Thank you very much for watching and keep watching my videos. Thank you very much. Bye bye.